हेलो, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आप सभी का हिंदी मीडियम एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो विज्ञान कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, इसके अध्याय 1 यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध का भाग 1। मतलब इस वीडियो से मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं और इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं कक्षा 8 के लिए, उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक पे भी हिंदी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो हमारे दूसरे चैनल्स हैं AK स्टडी और डियर साइंस, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इन पे विजिट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि फसल क्या होती है। चैप्टर का नाम ही है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो मतलब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फसल का क्या मतलब है यहाँ पर। तो देखो, जितनी भी टर्म्स आएंगी इस चैप्टर में, जितनी भी चीज़ें होंगी इस अध्याय में, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझाता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। बस आपको क्या करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई और काम ना करो, आपका सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, फसल किसे कहते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मतलब फसल कहने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो पौधे हैं वो एक ही किस्म के होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो बड़े पैमाने पे उगाए गए हों। बड़े पैमाने का मतलब है कि ढेर सारे पौधे एक साथ उगाए गए हों। ऐसा नहीं है कि आपने 2 पौधे लगा दिए आप उसको फसल बोलोगे, नहीं, जो पौधे हैं वो ढेर सारे होने चाहिए। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप देखो यहाँ पर जो ये चित्र है इसमें देख सकते हो, ये गेहूं की फसल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे पौधे गेहूं के हैं, मतलब एक ही किस्म के हैं, और ये बहुत सारे पौधे हैं, मतलब बड़े पैमाने पे उगाए गए हैं। तो अगर ये दो कंडीशन लागू होती हैं कि सारे पौधे एक ही किस्म के हों और बड़े पैमाने पे उगाए गए हों, तो उसे हम फसल बोलते हैं। अब आपके जो पेपर में प्रश्न आ सकता है वो एक तो ये आ सकता है कि फसल किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे। इसके अलावा जो प्रश्न आएगा वो ये हो सकता है कि फसल उगाने की क्या आवश्यकता है, मतलब फसल हम उगाते ही क्यों हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाई देखो, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो हम अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए या तो पौधों से मिली हुई चीज़ें खाते हैं या फिर जानवरों को मार के खाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पौधों से मिली हुई चीज़ों की। तो अब देखो, अगर हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें जो अनाज है या सब्जियां हैं या फल हैं वो भी बहुत ज़्यादा उगाने पड़ेंगे। तो मतलब अपनी भोजन की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम फसल उगाते हैं। फसल जो उगाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं किसान, ठीक है। अब देखो, जो हरे पौधे हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा, इसीलिए हमें फसलों पे निर्भर होना पड़ता है और हमें फसल उगानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ NCERT के अकॉर्डिंग है। जो आपकी किताब है NCERT की, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है ताकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद NCERT पढ़ो तो आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो चलिए, फसल क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं फसल के प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। किस किस वर्ग में बांटा जा सकता है? खरीफ और रबी की फसल। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहले देखते हैं कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, ठीक। देखो, फसलों के बहुत से प्रकार होते हैं अगर हम अलग अलग टाइप से इनको बांटें तो, लेकिन अभी हम मौसम के हिसाब से बांट रहे हैं। तो मौसम के हिसाब से मेनली 2 प्रकार की फसलें हैं। पहली कौन सी है? खरीफ फसल, ठीक। तो खरीफ की फसल क्या होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है, ठीक है। मतलब जिस भी फसल को हम कब बोएंगे? वर्षा ऋतु में, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो खरीफ की फसल है। और भारत में जो वर्षा ऋतु है वो कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक, ठीक है। सामान्यतः जून से सितंबर का महीना जो होता है इसको हम वर्षा ऋतु मानते हैं, ठीक। तो मतलब जो इस दौरान बोई जाएंगी फसलें उन्हें हम बोलेंगे खरीफ की फसल। उदाहरण पूछ लेते हैं बहुत बार पेपर में कि भाई उदाहरण बता दो खरीफ की फसल का। तो आपको याद रखना है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं।
तो फिर से बोल रहा हूँ, आप उदाहरण याद रखना, ठीक है। एक तो परिभाषा पूछी जाती है और दूसरे उदाहरण पूछा जाता है कि खरीफ की फसल के उदाहरण बता दो। तो जो ये धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब हैं, ये क्या हैं, ये सब खरीफ की फसल के उदाहरण हैं और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं रबी की फसल, ठीक है। तो जो रबी की फसल होती हैं वो क्या होती हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि भाई शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाएंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, रबी की फसल बोलेंगे। इसका भी उदाहरण आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि उदाहरण आप याद रखना। उदाहरण के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई खरीफ की फसल कौन कौन सी है बता दो, रबी की कौन सी फसल है बता दो, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें बूझों के दिमाग में एक सवाल आता है। सवाल क्या है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। शीत ऋतु मतलब सर्दियों में क्यों नहीं उगाया जाता। देखो जो धान की फसल होती है इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, ठीक है। धान की फसल आप जानते हैं, धान मतलब जब चावल अपने छिलके में होता है तो उसे धान बोलते हैं, ठीक है। अगर आप गांव में रहे हो तो आप समझते हो इस बात को, अगर आप गांव में नहीं रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब चावल अपने छिलके में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं, ठीक है। छिलका हटाने के बाद उसमें से चावल निकलता है। तो जो ये चावल की खेती है यानी धान की जो खेती है, ये करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि जो धान का पौधा है वो बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। तो इसीलिए इसको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बरसात से मिल जाता है, ठीक। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद हमें पढ़ना है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ का मतलब क्या है, इसका मतलब है फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और भंडारण तक किए जाने वाले कार्यों को फसल पद्धतियाँ या कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, ठीक है। मतलब किसान जो भी काम कर रहा है फसल को उगाने से शुरू करने से और उसको काटने के बाद एक जगह इकट्ठा करने यानी भंडारण करने तक, जितने भी काम किसान कर रहा है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, या तो फसल पद्धतियाँ बोलते हैं या फिर कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई करना, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करना उस फसल की, उसके बाद कटाई करना और उसके कटाई के बाद भंडारण करना, मतलब कटाई करने के बाद जो हमें अनाज मिला उसको सुरक्षित जगह पे रखना, ठीक है, मतलब इकट्ठा रखना, उसको क्या बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो 1 से लेके 7 तक यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ हैं, मिट्टी तैयार करने से लेके भंडारण तक, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका पहला पॉइंट यानी मिट्टी तैयार करना। तो यहाँ पर देखो जो मिट्टी तैयार करना है इसका क्या मतलब, पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि खेत की मिट्टी को बीज बोने लायक बनाना। इसमें मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास खेत की ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है, सूख गई है, कठोर हो गई है, उसमें आप डायरेक्ट बीज नहीं बो सकते ना, पहले आपको हल चलाना पड़ेगा, मिट्टी को भुरभुरी करना पड़ेगा, पोला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद आप उसमें बीज बो पाओगे। तो मतलब जो खेत की मिट्टी है वो इस कंडीशन में अभी नहीं है कि उसमें हम डायरेक्ट बीज बो पाएँ। तो उसके क्या करेंगे, हम पहले उस मिट्टी को इस तरह से तैयार करेंगे उसमें हल वगैरह चला के, ताकि उसमें हम बीज बोएं। इसी को हम बोलते हैं मिट्टी तैयार करना, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि जुताई किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में जो किसान होते थे वो हल चलाते थे बैल वगैरह की मदद से और खेत की जुताई करते थे, लेकिन अब ये काम ट्रैक्टर से हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जुताई किसे कहते हैं, ये बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास जो प्रश्न आता है पेपर में वो ये है कि जो यहाँ पर देखो हम जुताई कर रहे हैं इसका क्या लाभ है, या फिर जो हम मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बना रहे हैं मतलब भुरभुरी बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें बीज बो पाएँ, तो इसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पॉली मिट्टी के क्या लाभ हैं या फिर जुताई के क्या फ़ायदे हैं।
तो आपको आंसर जो लिखना है वो पॉइंट्स में लिखना है। ऐसे अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि हर एक पॉइंट में सब कुछ एक एक करके आप क्लियर करते हो कि ये फ़ायदा है पॉली मिट्टी का या फिर जुताई का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला, मिट्टी तैयार करने से यानी कि उसको पॉली बनाने से या जुताई करने से जड़ों को श्वसन करने में सहायता होती है। मतलब जब आप बीज बो दोगे उस मिट्टी में तो जो पौधे होंगे उनकी जो जड़ें हैं वो आसानी से श्वसन कर सकती हैं, हवा के कांटेक्ट में रहती हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप खेत को जोत रहे हो, भुरभुरी हो रही है, तो उसमें जो हवा है वो आसानी से नीचे तक मिक्स हो जा रही है। ठीक है, और क्योंकि वो मिट्टी पोली है, भुरभुरी है, तो वो ज़्यादा सख्त नहीं होती है, तो जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जड़ों को श्वसन करने में सहायता मिलती है। दूसरा फायदा क्या है, मिट्टी को पोली बनाने से जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। भाई जब आपने मिट्टी को पोली बना दिया, उसमें हल चला दिया, तो मिट्टी भुरभुरी हो गई, नरम हो गई पहले के मुकाबले में, तो जड़ें आसानी से गहराई तक जाती हैं। ठीक है, दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा क्या है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छी होती है। उसमें केंचुए वगैरह जो हैं ये आसानी से पनप सकते हैं, और जो केंचुए हैं ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इसलिए केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुए जो हैं, ठीक है, इनको हम किसान का मित्र बोलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं जो पौधों के लिए अच्छा होता है। तो मतलब ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक, तो आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये लाभ थे जुताई के या फिर पॉली मिट्टी के। तो आप इनको याद रखना, आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम एकेडमी के नाम से है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि कृषि औजार का क्या मतलब है। देखो, कृषि औजार का मतलब है वो औजार जो हम कृषि में यानी खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी चीज़ या फिर जो भी औजार कृषि में यूज़ होगा, प्रयोग होगा, उसको हम कृषि औजार बोलेंगे। सबसे मेन, सबसे जाना पहचाना क्या है, हल। ठीक है, हल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर देखो, जो ये चीज़ है ये हल है। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ से जो ये आपको लंबा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हल शाफ्ट। और जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है धातु की बनी होती है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर यहाँ पे धंसती है, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो ये जो धातु की चीज़ है ये मेन चीज़ है जिससे ज़मीन की जुताई होती है, इसको बोलते हैं फाल। और जो ये बैलों के ऊपर कंधे पे रखा हुआ है ये चीज़, इसको हम बोलते हैं जोत। तो मतलब जो ये हल है ये किस काम आता है, ये खेत की जुताई करने के काम आता है। ठीक है ना, पहले के ज़माने में बैल का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब अलग तरीके से कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं जो ट्रैक्टर के मदद से खींचा जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा जो दूसरा कृषि औजार है अपने पास है कुदाली। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे कुदार भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेते हैं कि किस औजार का उपयोग खरपतवार निकालने के लिए या फिर मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है कुदाली। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा अजीब सी फिगर बनी गई है। ठीक है, आप जो रियल में कुदाली देखोगे वो ऐसी नहीं दिखती है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अगला हमारा क्या है कृषि औजार, कल्टीवेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर पे लगा रखा है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे जाएगा ये ज़मीन में धंसा हुआ है, तो मतलब ये पूरा इस मिट्टी को खोदता जाएगा, यानी खेत की जुताई इस कल्टीवेटर से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, क्योंकि अब बैल वगैरह इतना कोई पालता नहीं है। ठीक है, मॉडर्न मशीनें आ चुकी हैं, तो इससे क्या होता है, इससे श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बुआई की। ठीक है, बुआई का क्या मतलब है, बुआई का मतलब है कि जब आपने खेत की मिट्टी को तैयार कर लिया, उसमें आप बीज बो रहे हो, तो बीज बोने की प्रक्रिया को हम बुआई कहते हैं। ठीक है, बुआई जो है ये फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अगर आप खेत में कुछ बोओगे ही नहीं तो फसल पैदा कैसे होगी। और बुआई के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि हम
अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कर सकें। ठीक है, मतलब हम वो बीज चुने जो अच्छी गुणवत्ता वाले हों, ताकि जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो। ठीक है, तो स्वस्थ बीज होंगे तो इससे क्या होगा, स्वस्थ बीज होंगे तो फसल अच्छी होगी, उसका उत्पादन अच्छा होगा। किसान को यही तो चाहिए कि जो फसल बो रहा है, ठीक है, जो बीज बो रहा है उससे जो फसल है उसकी पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है, उसे फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक, तो इसीलिए जो किसान है अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो अब मतलब जो किसान के सामने चुनौती है बुआई के लिए वो ये है कि वो अच्छे बीज का चयन किस तरह से करेगा। तो देखो, बीजों का चयन, इसको समझने के लिए इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं। इसमें जो पहली है वो कहती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो आपने अपने घर में भी ऐसा कुछ देखा होगा। आप क्या करो, आप किसी एक बर्तन में, थोड़ा बड़े से बर्तन में पानी भरो और उसमें चने के बहुत सारे बीज डालो, तो आप क्या देखोगे, वही जो पहेली ने देखा कि जो कुछ बीज हैं वो तैरने लगेंगे, बाकी बीज डूब जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बीज अंदर से खोखले हो चुके हैं, क्योंकि उसमें घुन वगैरह लग गया या फिर दूसरे कीड़े वगैरह लग गए हैं जो अंदर से उस बीज को खोखला कर चुके हैं, मतलब वो बीज उगेगा नहीं, अब खराब हो चुका है। तो जो खराब बीज होंगे, क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं, इसलिए ऊपर तैरने लगेंगे, और जो अच्छी किस्म के बीज होंगे वो पानी के अंदर नीचे डूब जाएंगे। तो ये टेक्निक भी बहुत बार किसान यूज़ करते हैं अच्छे बीज का चयन करने के लिए। वो बोने से पहले बीज को पानी में डालते हैं, भिगो देते हैं, ठीक है ना, जैसे चना वगैरह का। तो जो बीज ऊपर तैर रहे हैं, खोखले हैं, वो उनको निकाल के फेंक देते हैं, और जो अच्छे बीज है वो उन्हीं को बोते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कुछ बीज क्यों तैरने लगे, तो आपको सिंपल सा उत्तर लिखना है कि वो बीज जो खोखले हो चुके थे अंदर से, वो हल्के हो गए, खोखले हो गए हैं, तो इसलिए वो तैरते हैं, और बाकी बीज जो सही है वो डूब जाते हैं क्योंकि वो भारी हैं। ठीक, इसके अलावा जो क्रियाकलाप 1.1 है, इसमें जो चीज़ लिखी है बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है। ठीक है, तो ये भी लेकिन आपको समझना जरूरी है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरते हैं, तो बिल्कुल तैरेंगे, जो अंदर से खोखले होंगे वो तैरेंगे। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं भारी, जो पानी में बैठ जाएंगे वो कैसे होंगे, जाहिर सी बात है वो भारी हैं। और जो क्षतिग्रस्त बीज हैं वो खोखले हो जाते हैं, इस कारण वो हल्के होते हैं, अतः ये पानी पे तैरने लगते हैं। ठीक है, तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में कि एक विधि ऐसी बताओ जिससे हम अच्छे बीज और क्षतिग्रस्त बीज को अलग कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा उत्तर लिखना है कि हम बर्तन में पानी लेके अगर उसमें उन बीजों को डालेंगे तो जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे या खोखले बीज होंगे वो तैरेंगे, और जो सही बीज हैं वो अंदर बैठ जाएंगे यानी डूब जाएंगे क्योंकि वो भारी है। तो इस प्रकार हम क्षतिग्रस्त बीजों को स्वस्थ बीजों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे परंपरागत औजारों की। ये वो औजार हैं जो बीज की बुआई में काम आते हैं। तो इसके लिए ये चित्र देखो, ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें क्या है कि किसान के पास एक कीप नुमा औजार है। ठीक है, तो ये कीप में यहाँ पर बीज डालते हैं, और इसकी जो नुकीली वाली चीज़ है ये ज़मीन के अंदर धंसाते जाते हैं। तो इससे बीज यहाँ से गया और ज़मीन के अंदर सीधा चला गया। ऐसे कर करके ये बीज बोते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इसका सिरा नुकीला होता है तो ज़मीन में धंसा रहता है, ऊपर से बीज धीरे धीरे गिराते रहते हैं। ठीक है, और ये बैलों द्वारा खींचा जाता है आगे, मतलब इसकी जो बुआई है वो इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बीज की बुआई की जाती है। ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं बीज को बोने के। ठीक है, जैसे धान अगर आपको करना है तो खेत में पानी भर दिया जाता है और फिर उसमें बीज ऊपर से छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं बीज बोने के, इसमें से एक तरीका सिर्फ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।